नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की, साथ ही जानकारी देते हैं पशुपालन के बारे में और आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से भी। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से मधुमक्खियों की संख्या घट रही है। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान रविंद्र मलिक से, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया है। और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसे बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 से 31 जुलाई को INA यानी दिल्ली हाट में पोषक अनाज उत्सव का आयोजन किया है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं कृषि मंत्रालय में स्थित DD किसान के स्टूडियो से कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव शुभा ठाकुर। इसी पहल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिल्ली हाट INA में 29 से 31 जुलाई तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से पोषक अनाज पाक उत्सव का आयोजन किया गया है। सभी से आग्रह है कि इस 3 दिवसीय पाक उत्सव में आकर विभिन्न पौष्टिक व्यंजनों के साथ ही अन्य कार्यक्रमों का आनंद उठाएं। धन्यवाद। कृषि मंत्रालय में DD किसान के स्टूडियो से कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि किस तरीके से पूसा में एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया है और इसके पीछे मकसद है कृषि अवसंरचना कोष को लेकर किसानों को बताया जाए कि कैसे इससे कृषि जगत को और गति मिल सकती है। और क्या कुछ विशेष है इसमें, आइए जानते हैं। मैं इस लाभकारी योजना के लिए अपने माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत आभारी हूँ, जिनके मार्गदर्शन पर हमने इस योजना को सफल बनाने के लिए अनेक प्रयास लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और इस योजना को ऊंचाई पे पहुँचाने के लिए हम सफल रहेंगे। कृषि दर्शन में अब बात करते हैं विज्ञान और किसान की। जलवायु परिवर्तन आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके कई तरह के नकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और अब इसका असर मधुमक्खियों की संख्या पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बढ़ते तापमान की वजह से मधुमक्खियों की संख्या भी घट रही है और जिसका नकारात्मक प्रभाव खेती किसानी पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मधुमक्खियां इंसानों के लिए कुदरत का बेशकीमती वरदान है। इससे शहद मिलता है, मोम मिलता है, रॉयल जेली मिलती है, गोंद मिलता है, पराग मिलते हैं और उपयोगी विष भी। इसके अलावा ये फसलों की पैदावार बढ़ाने का भी काम करती हैं। दूसरी ओर धरती का बढ़ता तापमान ढेर सारी समस्याएं पैदा कर रहा है। इसने मौसम के पैटर्न को बदल कर रख दिया है। फसलों की बहुत सी किस्में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला ठीक से नहीं कर पा रही हैं। यही वजह है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसी किस्में तैयार कर रहे हैं जिनमें इस परिवर्तन के सहन करने की क्षमता हो। बढ़ते तापमान ने मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए भी मुश्किल पैदा कर दी है। इसकी वजह से इनके जीवन चक्र में बदलाव देखे जा रहे हैं। साथ ही मधुमक्खियों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है, जिसके कारण शहद उत्पादन प्रभावित हुआ है। इस साल तापमान ने हमारी जलवायु को कुछ ज्यादा ही गर्म कर दिया था। अप्रैल की शुरुआत में ही तापमान बढ़ना शुरू हो गया था। शहद बनाने वाली मक्खियां रस के लिए एक फूल से दूसरे फूल मंडराती हैं, जिससे फसल में परागन बढ़ जाता है और बड़ा परागन ज्यादा उपज देता है। खास तौर से लीची और नींबू वर्गीय फसलों के अलावा दलहनी और तिलहनी फसलों में मधुमक्खियों का परागन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अब जबकि मधुमक्खियों की संख्या में कमी देखी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि फसलों का परागन भी इससे प्रभावित होगा, जिससे पैदावार में कमी आ सकती है। अलग अलग सर्वेक्षणों से ये बात साबित हो चुकी है कि शहद की मक्खियाँ अगर अपने मालिक को 1 रुपए का मुनाफा कमा कर देती है, तो 15 से 20 रुपए का फायदा उन किसानों या काश्तकारों को पहुँचाती है जिनके खेतों में मधुमक्खी पालन किया जा रहा हो।
वैसे मधुमक्खी पालन एक साफ सुथरा कारोबार है। इसमें ना कपड़े गंदे होने का डर है और ना पसीना बहाने की जरूरत। कम पूंजी है तो आप महज 10 बक्सों से भी काम शुरू कर सकते हैं। अगर एक बक्से से आप 40 किलो शहद हासिल करने में कामयाब हो गए तो 10 बक्सों में कुल शहद उत्पादन 400 किलो होगा। 300 रुपए किलो के हिसाब से बेचकर भी आप इससे 1,20,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। एक बार आमदनी शुरू हो जाएगी तो बक्सों की संख्या साल दर साल बढ़ा भी सकते हैं। तापमान से समस्या जरूर है, उम्मीद है कि जल्द ही हमारे वैज्ञानिक इसका भी हल ढूंढ लेंगे। इसलिए तापमान से डरकर मधुमक्खी पालन से हाथ खींचने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर।
कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं रविंद्र मलिक से, जो कि पेशे से तो इंजीनियर हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरी चली गई। लेकिन इन्होंने इस विपरीत स्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी और जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाया। आज के समय में वो अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा भी साबित हो रहे हैं। कैसे इतने कम समय में उन्होंने कामयाबी हासिल की, आइए जानते हैं। कोरोना कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाया है। बहुत से लोगों की जिंदगी तो 360 डिग्री घूम गई। रविंद्र मलिक 360 डिग्री वाली कैटेगरी में हैं। खेतों में पसीना बहाते शख्स को देखकर कौन कहेगा कि ये सिविल इंजीनियर है। इंजीनियर से किसान बनने की इनकी कहानी सिर्फ 2 साल पुरानी है। तब ये मुंबई में जॉब करते थे। कोरोना आया और लॉकडाउन ने इन्हें वापस अपने गांव भैंसवाल कला पहुंचा दिया। इन्होंने अपने कई जान पहचान वालों को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जान गंवाते देखा था। इनका मानना है कि इन बीमारियों का एक कारण फसलों में डाले जाने वाले रसायन भी हैं। जैविक खेती की और इनके रुझान की यही सबसे बड़ी वजह बनी। लॉकडाउन के कारण जब मैं गांव में रहा तो मैंने गांव में 12-13 दिन तक, जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो खेतों में रहना स्टार्ट किया। खेतों की ज़िंदगी जी। यहाँ रहते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। देखा कि किस तरह से हम मेट्रो सिटी में और किस खेतों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। मेट्रोज़ में हम सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं। अगर ज़िंदगी जीनी है तो हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए। यहाँ रहते हुए मेरे अंदर बहुत सारे विचार आते गए। मैंने अपने पास्ट प्रेजेंट सब कुछ देखा। उन विचारों में मेरे कुछ साथी थे जिन्होंने अपने बहुत निजी लोगों को कैंसर के कारण खो दिया। उनमें से एक साथी मेरे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उनके पिताजी का देहांत जब हुआ तो वो उनके दाह संस्कार पे भी नहीं आ पाए इस लॉकडाउन के कारण। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मन में आती गई। जब हम देखते हैं इस तरह की कोई मौत होती है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारा पहले वाला खाना नहीं रहा और हमारा खाना बदल गया। अब हमारे खाने में केमिकल आ गया, जहर का रूप इतना हो गया हमारे खाने में कि हमारा शरीर, हमारे बच्चे, बुजुर्ग लोग, यहाँ तक कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उस शिशु को भी हम एक शुद्ध खाना नहीं दे पाते हैं। ये इस तरह के जब विचार आए तो ये हुआ कि भाई क्यों ना हम शुरुआत करें जहर मुक्त खाना बनाने की। तब हमने शुरुआत की जी। इसमें हमने काफ़ी लोगों से कुछ बातचीत की, सीखा, उनके खेतों को विज़िट किया, देखा, समझा। इसमें जो चीज़ें थी मेन वो थी कि हम केमिकल को छोड़ दें, जो हमारा मूल रूप है खेती का। हमने अपनी धरती को, पानी को, हवा को अगर शुद्ध करना है तो हमें खेती में ही सुधार करने होंगे। हम कितने ही पेड़ लगा लें, कितने ही इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आएँ, उन सब का तब तक यूज़ नहीं रह जाता जब तक हम जहर को डालना बंद ना कर दें। हम स्प्रे के रूप में जब जहर डालते हैं तो वो हवा में भी जाता है, धरती में भी जाता है और धरती के थ्रू पानी में भी जाता है। उन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो शुद्ध खाना होगा। शुद्ध खाने के लिए हमें शुद्ध खुद उगाना होगा। तो ये थे रविंद्र मलिक की कामयाबी की कहानी। देखा आपने कि कैसे विपरीत स्थिति में भी अगर हम अपना मनोबल बनाए रखें तो कोई भी स्थिति हमें झुका नहीं सकती और उसमें कहीं न कहीं नए अवसर हमारे सामने आते हैं। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार मौसम की मार की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में हमारी सरकार उन्हें सहारा देती है और इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि विपरीत स्थिति में भी उनकी आर्थिक मदद हो सके। कैसे हमारे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, और अगर आपने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया है तो इसकी क्या प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी सूखा तो कभी बाढ़, कभी ओले, कभी चक्रवात, कभी आसमानी बिजली तो कभी आग, कभी जल भराव, कभी भूस्खलन। ये सब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो हमारी फसलों को नष्ट कर देती हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई का इंतजाम करती है। बस आपको एक छोटा सा बीमा कराना है और सारी चिंता भूल जानी है। रबी, खरीफ और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए अलग अलग बीमा कराना होगा। बीमे के लिए किसानों को प्रीमियम भरना होता है। प्रीमियम दर बहुत कम है। रबी फसलों के लिए महज 1.5%, खरीफ के लिए 2% और सालाना वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी प्रीमियम की रकम सरकार की ओर से जमा की जाएगी। 2016 में शुरू की गई इस योजना के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। 1. अनचाहे घटनाक्रम की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान या बर्बादी में किसानों की वित्तीय सहायता करना। 2. किसानों की आय को मजबूत बनाना ताकि वो अपने कृषि कामों को जारी रख सकें। 3. किसानों को खेती के नए और आधुनिक तरीकों की ओर प्रोत्साहित करना। और 4. कृषि कामों के लिए ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना। जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मोटा अनाज, दलहन, तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलें शामिल हैं। शुरुआत में खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को ही इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में बुआई से पहले और कटाई के बाद होने वाले जोखिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। कीटों और बीमारी से हुए नुकसान पर भी
किसान भरपाई के हकदार होंगे। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी आप भुगतान का दावा कर सकते हैं। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर 2 हफ्तों के भीतर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नष्ट हो गई है, तब भी किसान भरपाई का दावा कर सकते हैं। बटाईदार किसान या किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले भी अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बस आपको नुकसान होने के 72 घंटों के अंदर अंदर बीमा कंपनियों को इसकी जानकारी देनी है। कंपनी नुकसान का आकलन कराएगी और फिर नुकसान की भरपाई कर देगी। भुगतान में देरी होने पर कंपनी किसान को 12% का ब्याज भी देगी। अभी खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए आवेदन हो रहे हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस साल अभी तक करीब 8,98,000 किसान कुल मिलाकर 8,68,000 हेक्टेयर पर बोई फसलों का बीमा करा चुके हैं, जबकि पिछले साल खरीफ सीजन में 1.5 करोड़ के आसपास किसानों ने बीमा कराया था। बीमा कराने वाले किसानों में लगभग 83% छोटे और सीमांत किसान हैं। तो अभी आपने जाना कि कैसे हमारे किसान विपरीत स्थिति में भी तमाम मुश्किलों से बच सकते हैं। बस जरूरत है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वो अपनाएं और उसका लाभ लें। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल से। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन मुलाकात होगी अगले अंक में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।